नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। बस मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए आंख कान खोल के। सबसे पहले 4 बड़ी खबरें। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे के बाद अब पहली बार ठाकरे सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने संयुक्त बैठक कर उद्धव ठाकरे को महाविकास आघाड़ी गठबंधन का नेता चुन लिया और अब वो 1 दिसंबर को शाम 5 बजे शिवाजी पार्क में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। महाराष्ट्र में पिछले 1 महीने से जारी सियासी दंगल में मराठा राजनीति के कद्दावर नेता शरद पवार ने बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को मात दे दी। वो अपने भतीजे अजीत पवार को मनाने में कामयाब रहे और देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को बड़ा झटका देते हुए उनका कार्यकाल बढ़ाने की अधिसूचना को निलंबित कर दिया है। और आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में मयंक अग्रवाल पहली बार टॉप 10 बल्लेबाजों में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। वो दूसरे नंबर पर बने। कप्तान कोहली टॉप पर चल रहे हैं। स्टीव स्मिथ से अब महज 3 अंक पीछे हैं। बिहार में एक मंदिर गंगा नदी में बह गया। बिहार के भागलपुर में गंगा के तेज कटान में मां काली का मंदिर गंगा में बह गया। केरल के एर्नाकुलम में सबरीमाला मंदिर में दर्शनों के लिए तृप्ति देसाई के साथ पहुंची बिंदु अमीनी पर एक शख्स ने मिर्च पाउडर छिड़क दिया। हैदराबाद में एक बस की चपेट में आने से एक स्कूटी सवार महिला की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने बस में तोड़फोड़ करने के बाद बस चालक की जमकर पिटाई की। पंजाब के होशियारपुर में एक लड़की से छेड़खानी के आरोपी ग्रंथी को थाने ले जाने के खिलाफ लोगों ने थाने में जमकर हंगामा किया। पंजाब के जालंधर में बच्चों के खेलने को लेकर 2 गुटों में भिड़ंत हो गई, जिसमें एक दूसरे पर जबरदस्त पथराव हुआ। नोएडा के सेक्टर 19 में नशे में एक युवक और युवती सड़क पर अश्लील हरकत करते पकड़े जाने के बाद पुलिस कर्मियों से भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस उन्हें पकड़कर थाने ले गई। मेरी बात, अपनी माँ और बहन को, अपनी माँ और बहन को, मध्य प्रदेश के इंदौर में अपने डांसिंग मूव्स के साथ ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले ट्रैफिक पुलिसकर्मी रणजीत सिंह ने एक ऑटो ड्राइवर से मारपीट की। इसका वीडियो सामने आने के बाद अधिकारियों ने कार्रवाई की बात कही है। राजस्थान के भरतपुर में ट्रक चालकों ने एक पुलिसकर्मी को घेरकर धक्का मुक्की की, जिसके बाद पुलिसकर्मी ट्रक चालकों के चंगुल से जान बचाकर भागता दिखा। आपने धक्का मार के ड्राइवर को गाड़ी में बिठाया था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एडीजी राजा बाबू सिंह ने डीआरपी लाइन में महिला पुलिसकर्मियों को योग सिखाया, साथ ही श्रीमद् भागवत गीता की पुस्तक भी बांटी। सर्दियों के मौसम में मध्य प्रदेश का ग्वालियर विदेशी पक्षियों से गुलजार हो गया। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की अगुवाई में नई सरकार बनना तय हो गया है। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की विधायकों की बैठक में उद्धव ठाकरे के नाम पर मुहर लग गई। उद्धव ठाकरे 1 दिसंबर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक दिन पहले तीनों पार्टियों ने शक्ति प्रदर्शन किया था और अब ताजपोशी की तैयारी शुरू हो गई है। तीनों दल मिलकर बने इस गठबंधन को महाविकास आघाड़ी नाम दिया गया है, जिसके नेता के तौर पर उद्धव ठाकरे के नाम का प्रस्ताव एनसीपी ने रखा और सभी दलों ने इसका समर्थन किया और उद्धव ठाकरे को महाविकास आघाड़ी का नेता चुन लिया गया। महाराष्ट्र
लोकसभा चुनाव के बाद सीएम पोस्ट को लेकर लंबी खींचतान चली, सियासी उठापटक काफी देखने को मिली, लेकिन आखिरकार उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री बनना तय हो गया है। शिवसेना ने सीएम पद को लेकर ही बीजेपी से रिश्ता तोड़ा था। शिवसेना और एनसीपी से बातचीत शिवसेना की शुरू हुई। फडणवीस सरकार के इस्तीफे के बाद अब तीनों दलों की मिलीजुली सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है और इसके साथ ही उद्धव ठाकरे का बाला साहेब ठाकरे को दिया गया वचन भी पूरा होने वाला है, जिसमें उन्होंने किसी शिवसैनिक को महाराष्ट्र का सीएम बनाने की बात कही थी। पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे और इसीलिए शिवसैनिकों में जबरदस्त जोश है। मुंबई के होटल ट्राइडेंट में जब तीनों दलों के विधायकों का जमावड़ा शुरू हुआ तो समर्थकों का जोश देखते ही बन रहा था। सियासी जोर आजमाइश के बाद आखिरकार इस गठबंधन की सरकार का बनना तय हो गया है। होटल के अंदर विधायकों की बैठक शुरू हुई तो वहीं बाहर समर्थकों ने अपने अपने तरीके से खुशी का इजहार किया। इस दौरान जमकर खुशी में नारेबाजी की गई। मुंबई के इस होटल में तीनों ही पार्टियों के दिग्गज नेता जुटे। आज ही फडणवीस सरकार के इस्तीफे के बाद महाविकास आघाड़ी की सरकार बननी तय हो चुकी है। इससे पहले तीनों ही पार्टियों के विधायक बसों में सवार होकर होटल पहुंचे। फडणवीस के शपथ के बाद से ही तीनों पार्टियों के विधायकों को मुंबई के अलग अलग होटल में रखा गया था। गठबंधन के नेता के तौर पर उद्धव ठाकरे के नाम पर मुहर लगाने के लिए आज इन सब विधायकों की बैठक हुई। महाराष्ट्र में गठबंधन की नई सरकार बनाने का पूरा क्रेडिट शरद पवार को जाता है, जो न सिर्फ कांग्रेस और शिवसेना को साथ लाने में कामयाब रहे बल्कि अजीत पवार के साथ छोड़कर जाने के बाद एनसीपी को भी एकजुट रखा। उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने का मास्टर स्ट्रोक भी शरद पवार का ही है। बताया जाता है कि उद्धव ठाकरे इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन शरद पवार ने गठबंधन को मजबूत बनाए रखने के लिए उन्हीं के नाम पर जोर दिया। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन का समीकरण तैयार करने वाले शरद पवार के लिए भी जमकर उनके समर्थकों ने नारेबाजी दिलचस्प बात यह है कि विधायकों की बैठक के दौरान एनसीपी समर्थकों ने अजीत पवार के लिए भी नारेबाजी की। अजीत पवार के डेप्यूटी सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद ये बात तय मानी जा रही है कि उनकी घर वापसी हो गई। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार उनको अपने साथ रखने में कामयाब हो गए हैं। हालांकि आज की बैठक में अजीत पवार शामिल नहीं हुए, लेकिन एनसीपी के कार्यकर्ता अजीत पवार के समर्थन में नारेबाजी करते हुए दिखे। तो उद्धव ठाकरे के सीएम बनने की तैयारी शुरू हो चुकी है। वहीं शिवसेना का जोश हाई है। फडणवीस के इस्तीफे के बाद जब उद्धव ठाकरे का सीएम बनना साफ हो गया है तो शिवसेना समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दी। वहीं शिवसेना प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने एक तस्वीर शेयर की जिसमें उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे को गले लगाते हुए दिखे। पीछे बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर है। अरसे बाद मातोश्री एक बार फिर से सत्ता का केंद्र बनने जा रहा है। वो तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। एक तस्वीर बाहर जहां शिव सैनिक बेहद जोश में, बेहद उत्साह में, क्योंकि ये तय हो चुका है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होंगे। तो वहीं दूसरी तस्वीर में उद्धव अपने पुत्र आदित्य ठाकरे को बाला साहेब की तस्वीर के सामने खुशी में, इजहार में गले लगाते थे। उद्धव ठाकरे को सीएम बनाने का दावा शरद पवार ने पहले ही कर दिया था। इसके बाद नवाब मलिक, जो कि एनसीपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या कहा, आइए दिखाते हैं। ये जीत महाराष्ट्र के 11 करोड़ लोगों की जीत है और निश्चित रूप से जो सरकार बनने जा रही है। आज हमारे नेताओं की बैठक हुई थी, अभी विधायक दल की हमारी बैठक हो रही है तीनों पार्टी की, उसमें हम नेता चुनेंगे। लेकिन पहले जो पवार साहब के साथ नेताओं की बैठक हुई जिसमें उद्धव जी भी थे, पवार साहब ने स्पष्ट कहा कि नेता चुनने के समय उद्धव ठाकरे ही हमारे नेता होंगे और उन्होंने शिवसेना की भाषा में कहा कि ये मेरा आदेश है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होंगे। वहीं बीजेपी के विधायक कालिदास कोलंबकर प्रोटेम स्पीकर बन गए हैं। उन्हें भगत सिंह कोश्यारी ने शपथ दिलाई। प्रोटेम स्पीकर ही सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे। सुबह 8 बजे सब विधायक का शपथ लिए कल सुबह।
क्या सदन की कार्रवाई कितने बजे शुरू होगी? कार्रवाई कब शुरू होगी? कल शुरू कर रहे हैं सदन की कार्रवाई शुरू कब होगी? 8 बजे। कल हाँ कल 8 बिना मुख्यमंत्री की कार्रवाई कैसे चलेगी? जो प्रोसीजर है वो पूरा करेगा हम प्रोसीजर। सुबह 8 बजे शपथ विधि चालू होगी। जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकी ढेर कर दिए गए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर कर दिए गए। केरल के एर्नाकुलम में कमिश्नर के दफ्तर के बाहर सामाजिक कार्यकर्ता बिंदु अमीनी के ऊपर मिर्च पाउडर से हमला किया गया। यूपी के हापुड़ में दबंगों ने गन्ने की पर्ची के विवाद में प्रधान के पति की गोली मारकर हत्या कर दी। यूपी के संत कबीर नगर में कोहरे की वजह से नेशनल हाईवे 28 पर खड़े कंटेनर से करीब 12 गाड़ियां टकरा गई, जिसमें 9 लोग घायल हो गए। नवी मुंबई के नेरूल परिसर में एक घर पर बाइक सवार बदमाशों ने पेट्रोल बम से हमला कर दिया। इस हमले में सिक्योरिटी गार्ड बाल बाल बच गया। यूपी के कानपुर देहात में सड़क किनारे गाड़ी का इंतजार कर रहे 3 लोगों को ट्रक ने कुचल दिया। इस हादसे में एक छात्रा सहित 3 लोगों की मौत हो गई। यूपी के उन्नाव में एक किसान के बेटे ने अपने दादा के सपने को पूरा करने के लिए दुल्हन को हेलीकॉप्टर से विदा कर वो घर लाया, जिसे देखने के लिए भारी भीड़ जुटी। उत्तर कोरिया में सैनिकों ने अपने शीर्ष नेता किम जोंग उन के इशारों पर दक्षिण कोरिया के साथ विवादित समुद्री सीमा पर तोपखाने का सैन्य अभ्यास किया। इराक की राजधानी बगदाद में सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। तो महाराष्ट्र में सरकार को लेकर शुरू हुआ सियासी घमासान आखिरकार थम ही गया और बहुमत साबित करने से पहले ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा दे दिया। इससे पहले शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कल यानी बुधवार को शाम तक खुले मतदान के जरिए बहुमत साबित करने का आदेश दिया था, जिसके कुछ घंटों बाद ही सीएम देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से फ्लोर टेस्ट करनी है। ऐसे समय आज श्री अजीत दादा पवार इन्होंने मुझसे मिलकर कहा कि वे इस सरकार में बने नहीं रह सकते और उन्होंने हमको इस्तीफा दिया। अब बहुमत के लिए जितने विधायक चाहिए उतने भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, हम इस्तीफा देंगे। हालांकि इस दौरान फडणवीस ने शिवसेना और साथ में सरकार बनाने जा रही एनसीपी और कांग्रेस को निशाने पर लिया। शिवसेना और कांग्रेस, शिवसेना अपने आप को हिंदुत्ववादी पार्टी कहती है, ये बात अलग है कि उनका हिंदुत्व अभी सोनिया जी के चरणों में नतमस्तक है, क्योंकि कल हमने देखा कि शिवसेना के नेता सोनिया जी की कसम खा रहे थे, लेकिन वो उनका लागू है। ये 3 पार्टियां एकत्रित आकर सरकार बनाने का जो विचार कर रही है, मुझे ऐसा लगता है ये सरकार अपने बोझ तले दबेगी। फडणवीस के इस्तीफे से पहले डिप्टी सीएम अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दिया। राज्य में जारी सियासी घमासान के बीच अजीत पवार ने अभी तक डिप्टी सीएम का पदभार संभाला भी नहीं था, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार बनाने का फैसला सही था या गलत, ये सवाल फडणवीस टाल गए। अभी गलती हुई या नहीं हुई है तो बाद में सोचेंगे, अभी तो हम उनके साथ सत्ता नहीं बना सकते और मुझे नहीं लगता कि मेरी इमेज कोई मलाइन वगैरह होगी। मैं जैसा हूं वैसा हूं, महाराष्ट्र की जनता जानती है, महाराष्ट्र की जनता ने मुझे स्वीकार किया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की याचिका पर अपना आदेश सुनाया। कोर्ट ने कहा कि तुरंत प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर कल शाम 5 बजे तक विधायकों का शपथ ग्रहण करा लिया जाए। इसके बाद गुप्त मतदान की बजाय खुले मतदान के जरिए फ्लोर टेस्ट कराया जाए। कोर्ट ने यह आदेश भी दिया कि विधानसभा की कार्यवाही का लाइव प्रसारण हो। लेकिन इस बीच फडणवीस सरकार के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान थमता नजर आ रहा है। आईसीसी ने मंगलवार को नई टेस्ट रैंकिंग जारी की, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम के एक और खिलाड़ी ने टॉप 10 में जगह बनाई। आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में ओपनर मयंक अग्रवाल ने अपने दोहरे शतक और जबरदस्त बल्लेबाजी की बदौलत टॉप 10 में जगह बना ली और वो पहली बार टॉप 10 में आए हैं। टॉप 10 बल्लेबाजों में भारत के 4 खिलाड़ी मौजूद हैं। इनमें विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे और मयंक अग्रवाल के नाम हैं।
बल्लेबाजी के मामले में स्टीव स्मिथ 931 अंकों के साथ टॉप पर हैं। इसमें 5 स्थानों तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस रैंकिंग में विराट कोहली नंबर 2 पर हैं। विराट और स्टीव स्मिथ के बीच अब 3 अंकों का ही अंतर रह गया है। मयंक अग्रवाल पहले 13वें नंबर पर थे, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ दोहरा शतक लगाने के बाद अब वो 10वें नंबर पर आ गए। पटना में एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी पटना में विधानसभा गेट के बाहर भाकपा माले ने एनआरसी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पंजाब की जेलों में सुरक्षा कड़ी करने के लिए सीआरपीएफ की एक कंपनी लुधियाना पहुंची। सीआरपीएफ की तैनाती का मकसद जेलों में कैदियों के बीच होने वाले टकराव को रोकना है। उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात के शिवली कोतवाली इलाके में 2 युवक आपस में भिड़ गए। दोनों युवकों के बीच काफी देर तक लड़ाई चलती रही। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने एक सरकारी इंजीनियरिंग स्कूल के गंदे टॉयलेट को देखने के बाद खुद सफाई की। अल्बानिया में 6.4 की तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें कई इमारतें धराशायी हो गई। भूकंप से 4 लोगों की मौत हो गई और 150 लोग घायल हो गए। राष्ट्रीय संविधान दिवस के मौके पर लखनऊ में एसएसपी ने पुलिस ऑफिस में मौजूद सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलाई। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन जी सतीश रेड्डी को रॉयल एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ यूके ने मानद फेलोशिप से सम्मानित किया। सतीश रेड्डी पिछले 100 साल के दौरान ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक हैं। मशहूर इंस्टेंट रेड्डी को रॉयल एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ यूके ने मानद फेलोशिप से सम्मानित किया। सतीश रेड्डी पिछले 100 साल के दौरान ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक हैं। मशहूर इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने iOS वर्जन के लिए अपडेट करते हुए कॉल वेटिंग फीचर की सुविधा दी है। अब उपभोक्ता कॉल के दौरान व्हाट्सएप चैट मैसेज का इस्तेमाल भी कर पाएंगे। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कार्यकाल बढ़ाने से जुड़ी इमरान खान सरकार की अधिसूचना पर वहां की सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सऊदी अरब के तेल संयंत्रों पर सितंबर में ड्रोन्स और मिसाइलों से हमले की साजिश ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमेनेई ने रची थी। हमले का मकसद अमेरिका को सबक सिखाना था। महाराष्ट्र की राजनीति में चाचा शरद पवार ने भतीजे अजीत पवार को मात दे दी। विधानसभा में बहुमत का दम भर रहे अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और साथ ही बीजेपी का गेम ओवर हो गया। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी के साथ जाने के बावजूद अजीत पवार की घर वापसी हो गई। लेकिन इससे पहले पार्टी और परिवार से बगावत करने वाले भतीजे अजीत पवार को चाचा शरद पवार ने अपनी पावर का एहसास करा दिया। कल तक अजीत पवार बीजेपी सरकार के बहुमत का दावा कर रहे थे, लेकिन सोमवार की शाम जब पवार ने 162 का आंकड़ा दिखा दिया तो अजीत पवार लड़खड़ा गए। रही सही कसर सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने पूरी कर दी, जिसमें खुले मतदान से बहुमत साबित करने को कहा गया। इसके बाद अजीत पवार फडणवीस से मिले और बातचीत के बाद सीधे अपने भाई के घर पहुंचे और वहीं सोच विचार के बाद इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। यानी 80 घंटों के अंदर अजीत पवार ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। महाबहुमत सिद्ध करेल, नुसतं बहुमत नहीं, महाबहुमत। अजित दादा ने इस्तीफा दिया है। अजित दादा हमारे साथ है। 2 दिन पहले शरद पवार खेमे में अजीत पवार के खिलाफ नारे लगे थे, लेकिन उनके इस्तीफे के बाद एनसीपी कार्यकर्ता उनके साथ खड़े हो गए। विधायकों की बैठक में अजीत दादा वी लव यू के पोस्टर नजर आए। असल में शरद पवार ने बगावत कर चुके अजीत पवार को न तो पार्टी तोड़ने दी और न परिवार। बीजेपी के साथ जाने के बावजूद पवार ने या किसी एनसीपी नेता ने अजीत पवार के खिलाफ तल्ख भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। अजीत पवार हमारे पार्टी के सदस्य हैं, पवार कुटुंब के व्यक्ति हैं। हमारी पूरी तरह से कोशिश है कि वो परिवार में और पार्टी में लौट आए, अपने गलती को स्वीकारें। अभी भी हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन शरद पवार ने अजीत पवार पर दबाव बनाए रखा। छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल जैसे वरिष्ठ नेताओं ने उनसे मुलाकात की और आखिर में पारिवारिक संबंधों की भावनात्मक अपील काम कर गई। सूत्रों के मुताबिक सीएम के घर जाने से पहले अजीत पवार ट्राइडेंट होटल पहुंचे, जहां शरद पवार की पत्नी प्रतिभा पवार अजीत पवार से मिली। ताई प्रतिभा पवार के साथ बहन सुप्रिया सुले ने भी भाई अजीत पवार को समझाया और मनाया। और इस दौरान शरद पवार ने पहली बार फोन पर अजीत पवार से बात की। बातचीत में अजीत पवार डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा देकर घर वापसी के लिए तैयार हो गए। शरद पवार पार्टी तो पहले ही दिन बचाने में कामयाब रहे थे, लेकिन अजीत पवार को साथ कर उन्होंने परिवार भी बचा लिया और पार्टी की एकजुटता की गारंटी भी ले ली। और शायद इसीलिए पवार के मास्टर स्ट्रोक पर कुमार विश्वास ने ट्वीट किया कि हर चाचा शिवपाल नहीं होता अजीत बाबू। दिल्ली एयरपोर्ट पर 2022 तक एयर ट्रेन चल सकती है, जो यात्रियों को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने के लिए काम आएगी।
अभी तक यात्रियों को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक लाने ले जाने के लिए बसों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन एयर ट्रेन के चलने से यात्रियों को सुविधा होगी और उनके समय की बचत भी होगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि 2022 तक एयर ट्रेन और ऑटोमेटेड पैसेंजर्स मूवर की सुविधा शुरू कर दी जाएगी, जिसके जरिए टर्मिनल T1 के एक्सटेंशन और टर्मिनल T3 के बीच आना जाना काफी आसान हो जाएगा। टर्मिनल T1 के विस्तार और चौथे रनवे के तैयार हो जाने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट से हर साल 10 करोड़ यात्री उड़ान भर सकेंगे। यात्रियों की संख्या को देखते हुए माना जा रहा है कि सिर्फ शटल बस सर्विस से ही उन्हें लाना ले जाना संभव नहीं होगा, लिहाजा एयर ट्रेन और ऑटोमेटेड पैसेंजर्स मूवर का सहारा लिया जाएगा। दुनिया के दूसरे शहरों न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी, लंदन के हीथ्रो, हांगकांग और ज्यूरिख एयरपोर्ट में इस तरह की सेवा पहले से ही उपलब्ध है। और फिलहाल इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान इस वक्त दिया है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे को नेता चुन लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की है कि विधायकों से मीटिंग हुई है, जिसमें उद्धव ठाकरे ने कहा है, बड़ी बात उन्होंने कही कि मैं बड़े भाई से मिलने दिल्ली जाऊंगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी के मन में जहर है, बीजेपी को निशाने पर रखा है यहां पर भी उद्धव ठाकरे ने के। उनका कहना है कि मैं अकेला नहीं, आप सब सीएम हैं, आप सब मुख्यमंत्री हैं और हम एक परिवार की तरह काम करेंगे। उद्धव ठाकरे, जिनको महाविकास आघाड़ी का नेता चुन लिया गया है, यानी कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उन्होंने विधायकों से मीटिंग में ये बात कही है कि मैं बड़े भाई से मिलने दिल्ली जाऊंगा। बीजेपी के मन में जहर है, ये बात भी कही है। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को निशाने पर जरूर लिया है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं नहीं, अकेला नहीं, आप सब सीएम हैं। और उन्होंने भरोसा दिलाने की कोशिश की विधायकों के साथ इस मीटिंग में कि हम सब मिलकर एक परिवार के साथ काम करेंगे। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे सबरीमाला में एंट्री मांगने पर हमला। और साथ ही आपको दिखाएंगे ढाबे पर मारपीट। और फिलहाल इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे विधायकों से मीटिंग में इस वक्त अपनी बात रख रहे हैं और उन्होंने दावा किया है कि उनकी सरकार 5 साल चलेगी। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे को महाविकास आघाड़ी का नेता चुन लिया गया है। इसके बाद उद्धव ठाकरे वहां पर जो मौजूद हैं तीनों दलों के विधायक, उनसे रूबरू हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और इस बातचीत में उन्होंने दावा किया है, विश्वास दिलाया है कि 5 सालों तक ये सरकार चलेगी। इसके साथ ही उन्होंने बाला साहेब का भी जिक्र किया कि बाला साहेब को जुबान दी थी और सीएम की कुर्सी कांटों भरी होती है, कांटों का ताज होती है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम 5 साल तक सरकार चलाने में कामयाब रहेंगे। हिंदुत्व पर उनका यह कहना है कि मेरा हिंदुत्व गलत का साथ नहीं देता है। खोटेपणा माझ्या हिंदुत्वात नाही, दिलेला शब्द पाळायचा। कारण मला शिवसेना प्रमुख जे नेहमी सांगायचे की उद्धव एक लक्षात ठेव, शब्द फार महत्वाचा असतो। शब्द देताना एकदा नाही, 10दा नाही, 100 वेळा विचार कर, लाख वेळा विचार कर, पण एकदा शब्द दिलास की दिलास, प्राण गेला तरी 72, दिलेला शब्द कधी पडू द्यायचा नाही। आणि ज्या पद्धतीने त्यांनी जे काय सगळं केलं, आपल्यातच फोडाफोडी करण्याचा प्रयत्न केला, म्हणजे शिवसेनेबद्दल किती द्वेष, किती विष तुमच्या मनात आहे। गरज वाटेल तेव्हा शिवसेनेला येऊन मिठ्या मारायच्या आणि गरज सरो आणि वैद्य मरो, शिवसेनेला दूर करायचं। मी मागेही सुद्धा सांगितलेलं आहे, तुमच्या पालख्या वाहण्यासाठी शिवसेना प्रमुखांनी शिवसेनेची स्थापना नाही केली। त्या पालखीमध्ये माझ्या महाराष्ट्रातला सर्वसामान्य माणूस, शेतकरी असेल, तुम्ही दिल्लीवाले असाल ते नाही बसता त्याच्यामध्ये। आणि म्हणून मला असं वाटतं, आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे संबोधित कर रहे हैं विधायकों को और उनका ये कहना है कि 5 साल तक हम अपनी जो सरकार है उसको चलाएंगे। इस दौरान उन्होंने बाला साहेब का जिक्र भी किया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार में पवार साहब का अनुभव भी शामिल है। ये बातें उद्धव ठाकरे वहां मौजूद विधायकों के बीच कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि बाला साहब ने कहा था कि जब जुबान दी तो पीछे नहीं हटना है। हमने 30 साल तक बीजेपी का साथ निभाया, एनडीए में रहे, लेकिन अब इस तरह की परिस्थितियां बन गई कि हमें अब अलग होना पड़ा है। विधायकों की मीटिंग में ये बातें उद्धव ठाकरे ने की हैं। जब उनको विधायक दल का नेता चुन लिया गया था, उसके बाद जब वो विधायकों को संबोधित कर रहे थे, तो ये सभी बातें उद्धव ठाकरे ने अपने संबोधन में कही हैं। संविधान दिवस के मौके पर भी सरकार और विपक्ष में तनातनी जारी रही और कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष ने इस मौके पर बुलाई गई संसद की संयुक्त बैठक का बहिष्कार कर दिया। लेकिन महाराष्ट्र के मुद्दे को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दलों ने संसद परिसर के अंदर अंबेडकर की मूर्ति के पास धरना दिया। मौका संविधान दिवस का था, लेकिन विपक्ष ने पोस्टर और बैनरों के जरिए लोकतंत्र बचाने की मांग की। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के सभी सांसद और विपक्ष के दिग्गज नेता भी इस विरोध में शामिल हुए और सोनिया गांधी ने संविधान पढ़ना शुरू किया, पास धरना दिया। मौका संविधान दिवस का था, लेकिन विपक्ष ने पोस्टर और बैनरों के जरिए लोकतंत्र बचाने की मांग की। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के सभी सांसद और विपक्ष के दिग्गज नेता भी इस विरोध में शामिल हुए और सोनिया गांधी ने संविधान पढ़ना शुरू किया। सोनिया गांधी के बाद सभी नेताओं ने संविधान पढ़कर अपना विरोध जताया। एमएलएफ के लीडर आए हैं, उनके हाथ में भी कॉन्स्टिट्यूशन है और एक एक पढ़ा जाएगा। इसके पहले सोनिया गांधी ने, प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने, सब ने एक एक लाइन्स जो थी कॉन्स्टिट्यूशन से वो पढ़ी थी। तो ये एक नई आप चीज देख सकते हैं कि संविधान बचाओ के लिए संविधान दिवस पर संविधान का एक एक पैरा जो है वो हर ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ से एक एक सांसद सामने आ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन की एक कॉपी है, कॉन्स्टिट्यूशन खोल रहा है और एक एक पैरा उसकी तरफ से पढ़ रहा है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर चल रहे सियासी घमासान के बीच विपक्ष ने सरकार पर संविधान की हत्या करने का आरोप लगाया। आज एक महत्वपूर्ण दिवस है कि संविधान को हम याद करते हैं। क्या हमें संविधान को याद करके आज की परिस्थितियों को देखते हुए कोई खुशी मनाना, जश्न मनाने का मौका है या मातम करने का मौका है? कि क्या इस संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? अब देखिए महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। जिस तरह से हम लोगों को डर था कि खरीदो फरोख्त होती है, धमकियां होती हैं, लालच होती है, ये तमाम चीजें अगर देश भर में चलने लगेंगी तो संविधान कहाँ रहा? We have come to Baba Saheb and seek his guidance. What should we do when there is an attempt to make sure that my constitution does not appear as a living document? कांग्रेस समेत विपक्ष ने संसद में धरना दिया तो प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर सरकार को घेरा और लिखा, आज संविधान दिवस है और सत्ता में बैठे लोग संविधान के मूल्यों को दरकिनार करने और लोकतंत्र में जनता की ताकत कमजोर करके पैसा तंत्र को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वहीं संयुक्त बैठक का बहिष्कार करने पर बीजेपी ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। तो एक ऐसी पार्टी है जिसने देश पर 50 साल से अधिक खुद राज किया है और अपने सहयोगियों के साथ तो और कई वर्ष राज किया है। ऐसे में उनका ये आचरण बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, आपत्तिजनक है और भ्रष्टाचार है। संविधान दिवस पर विपक्ष ने लोकतंत्र का काला दिवस मनाया, लेकिन बीजेपी ने एक बड़े मौके पर सियासत का आरोप लगाते हुए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। संसद में जहां एक और विपक्ष धरना दे रहा था, संसद के सेंट्रल हॉल में संयुक्त सत्र की बैठक हुई। इस आयोजन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू मौजूद रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि देश में हर प्रकार की परिस्थिति का सामना करने के लिए संविधान सम्मत रास्ते उपलब्ध हैं और इसीलिए संविधान की मर्यादा, गरिमा और नैतिकता के अनुरूप ही काम करना चाहिए। इस मौके पर राष्ट्रपति के साथ उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी अपने विचार रखे। पीएम मोदी ने कहा कि संविधान की मजबूती के कारण ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा में आगे बढ़ना मुमकिन हुआ है। जब हम कहेंगे तो मैं एक बात 2014 लाल किले की पार्टी से जो मैंने कही थी उसको दोहराऊं। संविधान का अगर दो सरल शब्दों में कहना, सरल भाषा में कहना तो कहूंगा डिग्निटी फॉर इंडिया एंड यूनिटी फॉर इंडिया। और इस वक्त एनसीपी नेता नवाब मलिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा चलते हैं। की गई जिसमें शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, विकास आघाड़ी, जिसमें शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और उसकी प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव रखा गया, उसका अनुमोदन हुआ और एक मत से महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के गठन करने का काम किया गया। तीसरा प्रस्ताव हमने रखा कि जो हम सब विधायक महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के माध्यम से एकजुट हुए हैं, उसका नेता चुनने का प्रस्ताव रखा गया और प्रस्ताव में एक मत से, जैसा कि पवार साहब ने सूचना की थी, माननीय उद्धव ठाकरे जी को हम सभी का विधानसभा का नेता हमने चुना है और निश्चित रूप से वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे। आज इसके बाद यहां से उद्धव ठाकरे जी, तीनों पार्टी के नेता निश्चित रूप से राजभवन जाएंगे, राज्यपाल महोदय के पास सत्ता स्थापना का दावा करेंगे और उम्मीद करते हैं कि राज्यपाल महोदय उस दावे को स्वीकारेंगे। और हम लोगों ने तय किया है कि राज्यपाल महोदय ने हमें निमंत्रित किया तो 1 तारीख के रोज महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के माध्यम से जो सरकार बनेगी, उसका शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शिवाजी पार्क में होगा शाम 5 बजे और मंत्रिमंडल का वहां पे शपथ ग्रहण समारोह होगा। कल जिस तरह से विधानसभा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाए, ये कहा गया था, राज्यपाल महोदय ने उनकी नियुक्ति कर दी है। सुबह 8 बजे से विधानसभा का सत्र शुरू होगा। हमारे सारे विधायक 8 बजे वहां पहुंचेंगे, विधायक का शपथ ग्रहण करेंगे और जो भी कार्यक्रम बनेगा वो कार्यक्रम के तहत विधानसभा चलेगी। और आज जो निर्णय हुआ है उसकी जानकारी मैंने दे दी। शपथ ग्रहण 1 तारीख को किया जाएगा, शिवाजी पार्क पे किया जाएगा। कौन कौन उसमें आएंगे उसकी जानकारी आपको बाद में दी जाएगी। आज मुंबई येथे महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या सर्व आमदारांची बैठक पार पाडण्यात आली। त्या बैठकीमध्ये सर्वप्रथम 11 वर्षपूर्वी झालेल्या हल्ल्यामध्ये जे नागरिक व अधिकारी शहीद झाले होते त्यांना श्रद्धांजलि अर्पित करण्यात आली। तो नवाब मलिक एनसीपी नेता जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि बैठक में क्या हुआ उसको ब्रीफ कर रहे थे, उसको बता रहे थे। इसमें उन्होंने जो बड़ी बातें कही है वो ये है कि बैठक में सर्वसम्मति से उद्धव ठाकरे को नेता चुना गया। उद्धव ठाकरे ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे और 1 तारीख को शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केरल के कोच्चि में पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर सबरीमाला मंदिर में दर्शन करने वाली बिंदु नाम की महिला पर मिर्च का पाउडर छिड़क दिया गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सामाजिक कार्यकर्ता तृप्ति देसाई सबरीमाला मंदिर में पूजा करने कोच्चि पहुंची थी। तृप्ति देसाई के साथ मंदिर में दर्शन कर चुकी बिंदु अम्बिनी भी थी, लेकिन पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर बिंदु के चेहरे पर एक हमलावर ने मिर्च पाउडर फेंक दिया। ये घटना तब हुई जब तृप्ति देसाई, बिंदु और अन्य कार्यकर्ताओं को हवाई अड्डे से कोच्चि के पुलिस कमिश्नर के ऑफिस ले जाया जा रहा था। इसी दौरान बिंदु पर मिर्च पाउडर से हमला किया गया। यही नहीं, वहां खड़े लोगों ने महिलाओं के सबरीमाला मंदिर में जाने का विरोध किया और बिंदु को वापस भेजने पर उतारू दिखे। हालांकि जब मिर्च पाउडर से लाल हुए मुंह के साथ बिंदु पीछे हटने को राजी नहीं हुई तो वहां मौजूद लोग उनसे बहस करने लगे। इस दौरान कुछ पुलिस वाले बिंदु को प्रदर्शनकारियों से बचाने की कोशिश करते देखे गए, लेकिन बिंदु पुलिसकर्मियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर सबरीमाला मंदिर में जाने की जिद पर अड़ी दिखी। സുപ്രീം കോടതി ഓർഡർ പ്രകാരം പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉള്ളതാണ്. എനിക്ക് നിങ്ങൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ തന്നത് പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുക. നിങ്ങൾ എനിക്ക് എന്റെ മുഖത്ത് സ്പ്രേ ചെയ്ത മുളകുപൊടി സ്പ്രേ ചെയ്ത ആളെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കണ്ടംപ്റ്റ് ഓഫ് കോർട്ടാണ്.
वहीं तृप्ति देसाई और दूसरे कार्यकर्ताओं का विरोध करने के लिए अयप्पा श्रद्धालु बड़ी संख्या में कमिश्नर ऑफिस के बाहर एकत्रित हुए और महिलाओं के मंदिर में प्रवेश को गलत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन न करने की बात कही। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में हर उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश दिए जाने का आदेश दिया था, जिसे पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार भी रखा। साथ ही इस फैसले पर पुनर्विचार के लिए दायर याचिकाओं पर 7 जजों की बड़ी बेंच बना दी। इसका मतलब यही हुआ कि जब तक नया फैसला नहीं आता है तब तक महिलाएं सबरीमाला मंदिर में प्रवेश कर सकती हैं। इस बीच 16 नवंबर को सबरीमाला मंदिर के कपाट खोले गए, जो 2 महीने तक खुले रहेंगे। अब तक 2 बार मंदिर के पट खोले गए हैं, लेकिन हिंसक विरोध के चलते कोई भी ऐसी महिला मंदिर में दर्शन करने नहीं जा सकी जिसकी उम्र 12 से 50 वर्ष के बीच हो। इसीलिए समाज सेविका तृप्ति देसाई ने कोची पहुंचकर पुलिस से सुरक्षा मांगी, ताकि वो और उनकी साथी महिलाएं सबरीमाला मंदिर में दर्शन कर सकें, जिससे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हो सके। ये देखिए, आप बोल रहे हैं कि हमारे पास ऑर्डर है, सरकार बोल रही है कि महिलाएं नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानते हैं, फिर हमें सबरीमाला में अच्छा, उसके बाद थोड़ी देर के बाद छोड़ेंगे, थोड़ी देर के बाद छोड़ेंगे। लेकिन अयप्पा श्रद्धालु नहीं चाहते कि मंदिर में महिलाएं प्रवेश करें, इसीलिए वो कमिश्नर ऑफिस के बाहर महिलाओं के विरोध में नारेबाजी करते दिखे। हालांकि तृप्ति देसाई और उनके साथ मौजूद 5 महिलाएं मंदिर जाने के लिए पुलिस से सुरक्षा की मांग पर अड़ी हुई हैं। पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को बड़ा झटका दिया है, जिसके बाद अब उनकी कुर्सी खतरे में पड़ गई है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर इमरान खान सरकार की अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस आसिफ खोसा ने इस अधिसूचना को 1 दिन के लिए स्थगित कर दिया। अब इस मामले पर बुधवार को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन पर रोक लगाते हुए पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय, इमरान सरकार और जनरल बाजवा को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ राष्ट्रपति की ही मंजूरी से कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से दलील दी गई कि राष्ट्रपति की ओर से मंजूरी मिल गई थी। प्रधानमंत्री इमरान खान ने 19 अगस्त को जनरल बाजवा को 3 साल का एक और कार्यकाल देने की मंजूरी दी थी। आर्मी चीफ जनरल बाजवा का मौजूदा कार्यकाल 29 नवंबर को खत्म हो रहा है। अनंतनाग में हुए एक आतंकी हमले में 2 स्थानीय नागरिकों की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने पंचायत घर पर ग्रेनेड से हमला किया, जिसमें सरपंच समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। बिहार के पटना में आरएलएसपी यानी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा आमरण अनशन पर बैठ गए। कुशवाहा बिहार सरकार से केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन की मांग कर रहे हैं। सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने भ्रष्टाचार समेत कई मामलों में आरोपी ग्रुप बी के 21 अधिकारियों को समय से पहले रिटायर कर दिया। उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर जिले के मगहर कस्बे में जमीन विवाद में हुई मारपीट में घायल हुए एक बुजुर्ग की मौत हो गई। आगरा में एक शादीशुदा महिला से मिलने गए एक प्रेमी और उसके दोस्त को लोगों ने पकड़ लिया और खंबे से बांधकर उनकी पिटाई की। लोगों ने युवक का सिर भी मुड़वा दिया। राजस्थान में जयपुर के विश्वकर्मा थाना इलाके में पैसे के विवाद में एक शख्स मोबाइल टावर पर चढ़ गया, जिसे काफी मशक्कत के बाद समझाकर नीचे उतारा गया। महाराष्ट्र के नासिक में पुलिस ने 38 लाख रुपए का सोना और 8 लाख रुपए की नकदी के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लखनऊ में संविधान दिवस पर आयोजित विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान एसपी विधायकों ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। मध्य प्रदेश में इंदौर पुलिस ने नशे की लत का शिकार युवाओं की मदद के लिए विशेष सहायता अभियान चलाया। अभियान में शामिल लोगों ने पुलिस से 1 महीने में नशा छोड़ने का वादा भी किया। यूपी के कानपुर देहात में संविधान दिवस के मौके पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी अनुराग वत्स ने अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलाई। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के शिल्प मेले में पीतल की बनाई गई मूर्तियां आकर्षण का केंद्र रही, जिसे देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंचे।
नेपाल की राजधानी काठमांडू के भारतीय दूतावास में 70वां संविधान दिवस धूमधाम से मनाया गया और संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया गया। मध्य प्रदेश में इंदौर के बेटमा थाना इलाके में एक ढाबे पर कुछ लोगों ने हमला बोल दिया और ढाबे पर मौजूद लोग जब तक कुछ समझ पाते, दबंगों ने मारपीट शुरू कर दी। यहां कुर्सी पर बैठा एक शख्स जब हमला कर रहे युवकों को समझाने की कोशिश करने लगा तो सभी उस पर टूट पड़े। इसी बीच कई और बदमाश मौके पर पहुंचे और मारपीट करने लगे। ढाबा जंग का मैदान बन गया और बचाव करने वाले कम थे, पिटाई करने वाले ज्यादा। बदमाश लड़के मारपीट करते हुए बाहर सड़क तक आ गए। कुछ देर तक हंगामे के बाद ये सभी बदमाश लड़के वहां से चले गए। लड़ाई की एक घटना 23 नवंबर की है। अभी तक एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। जेएनयू विवाद को समाप्त करने के लिए विश्वविद्यालय की ओर से गठित 3 सदस्यों की कमेटी ने बढ़ी हुई फीस कम करने की सिफारिश की है, जिसमें जेएनयू में फीस में छूट की सिफारिश पर उच्च स्तरीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। कमेटी ने बढ़ी हुई फीस को कम करने की सिफारिश की है। इसके साथ ही यूटिलिटी और सर्विस चार्ज में कमी का सुझाव दिया है। इसमें सामान्य श्रेणी के लिए 50% सर्विस चार्ज कम करने की सिफारिश की गई है। इसके तहत अब 2000 की जगह सिर्फ 1000। कमेटी ने बढ़ी हुई फीस को कम करने की सिफारिश की है। इसके साथ ही यूटिलिटी और सर्विस चार्ज में कमी का सुझाव दिया है। इसमें सामान्य श्रेणी के लिए 50% सर्विस चार्ज कम करने की सिफारिश की गई है। इसके तहत अब 2000 की जगह सिर्फ 1000 चार्ज रखने का सुझाव दिया गया है। वहीं बीपीएल श्रेणी के छात्रों को 75% छूट देने का सुझाव दिया गया है, जिसके तहत 2000 के स्थान पर सिर्फ 500 रुपए चार्ज लगेगा। उच्च स्तरीय कमेटी की इन सभी सिफारिशों को एग्जीक्यूटिव कमेटी ने स्वीकार भी कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक फीस की ये सिफारिशें 2020 में जनवरी से लागू की जाएंगी। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं फौरन वापस। होमगार्ड फर्जी मस्टर रोल घोटाले में जिला कमांडेंट दफ्तर में दस्तावेजों में लगाई गई आग का खुलासा हो गया है। पुलिस के मुताबिक होमगार्ड घोटाले की शिकायत करने वाले प्लाटून कमांडर राजीव कुमार ने ही आग लगाई थी। राजीव कुमार 2009 से जिला कमांडेंट के पद पर तैनात हैं। एसएसपी नोएडा वैभव कृष्ण ने बताया कि कार्रवाई में हो रही देरी की वजह से आग लगाई गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी राजीव को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद राजीव ने पूछताछ में अपना अपराध स्वीकार कर लिया। आरोपी ने बताया कि परिसर में खड़ी बाइक से पेट्रोल निकालकर दस्तावेजों में आग लगाई गई थी। राजीव ने बताया कि घोटाले में खुद को बचाने और होमगार्ड जिला कमांडेंट को जेल भेजने के इरादे से आग लगाई गई थी। और अब चलते चलते आज का गीत। आज अभिनेता अर्जुन रामपाल का जन्मदिन है। साल 2008 में फरहान अख्तर के साथ आई उनकी फिल्म रॉक ऑन के इस खूबसूरत गीत के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। नमस्कार।